हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की। ठीक है। और हमारा चैप्टर है पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है। इसके पहले हमने 9 तक की 6 to 9 तक की वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें जो हम डेली देखते रहते हैं। ठीक है, अपने रूटीन में। जैसे अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, है ना, मिल्क को, तो क्या होता है गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में अक्सर होता है कि वो दूध जो है ख़राब हो जाता है, फट जाता है। ठीक है। और अगर किसी आयरन के तवे को या फिर पैन को, ठीक है, या फिर किसी कील को या फिर आयरन के किसी भी सामान को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे नमी हो, अगर वहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है ना, जंग लग जाता है। जो ब्राउन उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर, या फिर जो हम चीज़ छोड़ रहे हैं एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है, एक उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है। अगर ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाए, है ना, अंगूर को, तो वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे हम खाना पकाते हैं, है ना, जब खाना पकाते हैं, फूड पकाते हैं, तो स्टार्टिंग में उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है ना, कलर कुछ और होता है। जैसे वो पकता है, उसके कभी स्मेल में चेंज होती है ना, कभी उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मतलब उसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे चावल आप पकाते हैं, तो चावल स्टार्टिंग में पकने से पहले वो पतला रहता है ना, जैसे वो पकता है वो फूल जाता है। ठीक है। पहले वो ठोस होता है ना, सॉलिड फॉर्म में, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। ठीक है। अगर हम फूड खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, तो क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। डाइजेशन क्या करता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं, उनको सिंपलर कंपोनेंट में चेंज कर देता है। ठीक। हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, हमारे सेल्स तक पहुंचता है, जहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये सारे अगर हम एग्जांपल्स जो देख रहे हैं, है ना, ये सब, ये जितने एग्जांपल्स थे जो हमने देखे, ठीक है, इनिशियली इनकी नेचर और इनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बाद में क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। जैसे आयरन क्या है, पहले उसमें ब्राउन कलर नहीं है, लेकिन बाद में वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है। ठीक है। दूध जो है वो पहले पहले लिक्विड फॉर्म में होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड होता है, लेकिन अगर वो फट जाता है तो क्या हो जाता है, क्लाउड उसमें आ जाते हैं। ठीक है। जैसे हम फूड पकाते हैं, तो पकने के पहले उसका कलर या फिर उसका शेप या फिर उसकी हार्डनेस कुछ और होती है, पकने के बाद वो चेंज हो जाता है ना, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है। और इसी केमिकल चेंज को, जब भी केमिकल चेंज होता है सब्सटेंस में, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है। ये तो था केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, है ना, ये मैग्नीशियम की रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम की रिबन को लेंगे, उसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ़ करेंगे। ठीक है। फिर टोंग की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, एक बर्नर के थ्रू जलाएंगे, और जलाने पे क्या होगा, उसमें एक ब्राइट लाइट निकलेगी। ठीक है, बहुत चमकदार। ठीक है। और जब वो जल जाएगा,
तो उसकी जो राख है, जो एस है, वो कैसे हो जाएगी, वाइट कलर की। ठीक है, हम उसको वॉच ग्लास में अगर रखेंगे तो देखेंगे कि वो वाइट कलर की है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो बर्न होती है एक चमकदार लाइट के फ्लेम के साथ, और किस में चेंज हो जाती है, वाइट पाउडर में। इस वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी और है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.3 देखते हैं कि अगर आप थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हो, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क में या फिर किसी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या डालते हो, डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4। ठीक है, अगर उसमें ऐड करते हैं हम एसिड को, ठीक है, इस पार्ट को आप ध्यान से हैंडल करना। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड से आप जल सकते हो, तो बी केयरफुल। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे कि जो कॉनिकल फ्लास्क है ना, उसको अगर आप टच करते हो तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट निकल रही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये जितनी सारी एक्टिविटीज़ देखी हमने, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे क्या क्या देखने को मिल सकता है, चेंज इन स्टेट, जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो सकता है ना, वो लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है ना, गैस में चेंज हो सकता है, या फिर वो पहले हार्ड होगा फिर बाद में सॉफ्ट हो सकता है। ठीक है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न करा है ना, तो उसकी जो राख है वो कैसे वाइट कलर में चेंज हो गई। ठीक है, और गैसेस निकल सकती हैं, है ना। और क्या चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना। जैसे हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में देखा कि जो फ्लास्क है वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ना, गैस रिलीज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, और जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, और स्मेल में चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसी चैप्टर में है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को हम सेंटेंस में लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, फिर वो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हो गया उसका वर्बल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज में जा रहे हैं, है ना, जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है। और सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड रिएक्शन है ये क्या शो करता है, ये रिएक्टेंट्स में चेंज को शो करता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है उसको दिखाता है। ठीक है, दोनों के बीच में हम एरो लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है,
ओके, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम उसको प्लस करके ऐड करके लिखेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो हम उसको प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 लिखेंगे, या फिर प्रोडक्ट 3, जितने भी प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ठीक है, हम प्लस करके ऐड करते जाएंगे। अब हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये जो हमने लिखा है ना, वर्ड इक्वेशन लिखा था, अब उसमें वर्ड बहुत लंबे लंबे हैं, है ना, हमें बहुत ज़्यादा स्पेस लेना पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम शॉर्टर वे में लिखना चाहें तो ये जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट है, हम उनके केमिकल फार्मूलाज को लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने इसको केमिकल फार्मूला लिख दिया, ठीक है, और हमने प्रोडक्ट का भी फार्मूला लिख दिया, तो ये इतने से स्पेस में आ गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और प्लस वही प्लस ऐड करेंगे, एरो ऐड करेंगे, जैसे हमने वर्ड इक्वेशन में देखा, ठीक है। अब हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि जो दोनों साइड हैं, ठीक है, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, ठीक। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों साइड एटम सेम होंगे, है ना, जैसे इधर मैग्नीशियम 1 है ना, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तब हम उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसके लिए ये क्यों ज़रूरी है बैलेंस करना, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि जो मास होता है, ठीक है, किसी सिस्टम में वो इनिशियल कंडीशन में सेम होता है, जितना इनिशियली होता है उतना ही वो फाइनल मतलब रिएक्शन के बाद होता है, ठीक है। मतलब मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जो रिएक्शन है उसमें जो टोटल मास है एलिमेंट का, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा, जितना वो रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे ये इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, देखो इसका केमिकल फार्मूला इधर लिखा हुआ है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे देखो जिंक 1 है ना, तो यहाँ पे भी जिंक 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सल्फेट के यहाँ पे सल्फेट का 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। मतलब सल्फर 1 है तो यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम है, ठीक है। इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे देखो आयरन का 1 एटम है ना, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आयरन के कितने एटम हैं, 3, ठीक है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, राइट में 2 है, चलो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है, राइट में कितने हैं, 4। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, पहले तो हम सारे जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने रिएक्टेंट्स हैं, है ना, सबको हम एक बॉक्स में रख लेंगे, फिर इनके नंबर्स लिख लेंगे, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम उस आइटम को बैलेंस करेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर में है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन
कि ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज़्यादा है, मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। अब लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है? 1, राइट में है 4। हमें प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन मिला है, तो हमें रिएक्टेंट में कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमने 4 कर लिया 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया 8, ठीक है। अब अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 था, 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, है ना। ऑक्सीजन अकेला था, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेफ्ट में भी 4, राइट में भी 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमें ये मिल गया, 4 हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब आयरन, उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे? उसके बाद हम बैलेंस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 8 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मिल गया 4H2, ठीक है। तो ये दोनों तो बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमें आयरन की बात करनी है ना, Fe की, ठीक है। अब Fe जो है लेफ्ट साइड में 1 है ना, यहाँ पे कितना है? 3 है, ठीक है। अब इधर तो 3 है, इधर हमें 3 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 3Fe प्लस 4H2O, प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? ये आयरन था Fe3O4 और 4H2, ठीक है। फाइनली अब आप चेक कर सकते हो कि जितने एटम लेफ्ट में हैं किसी एटम किसी मॉलिक्यूल के, उतने क्या राइट में है कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 आयरन के हैं, तो यहाँ भी Fe3 3 आयरन के, ठीक है। 8 हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे 4 × 2 8 हो गए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो यहाँ पे भी O4 है, मतलब केमिकल हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हम कुछ सिंबल्स भी लिखते हैं, ठीक है, जो जैसे जो क्या शो करते हैं, हमारे जो केमिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए हम कुछ सिंबल लिखते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस इक्वेशन 1.9 ये वाला जो देखते हैं हम, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हमें पता नहीं चल रहा कौन सा सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें उनके स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इनके फिजिकल स्टेट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है, मेंशन किया जाता है, ठीक। जैसे हम गैस के लिए G लिखते हैं, है ना, लिक्विड के लिए L, और एक्वस सोल्यूशन मतलब जो वाटर में सोल्यूशन होता है उसके लिए हम AQ लिखते हैं, और सॉलिड के लिए S लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो आयरन क्या है? सॉलिड है, तो यहाँ पे S लिखा गया। H2O यहाँ पे गैस फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे G लिखा गया। आयरन Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे S, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पे G, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा सब्सटेंस किस फिजिकल स्टेट में है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप बोलोगे कि H2O गैस कैसे, H2O तो वाटर होता है ना। लेकिन अगर आप उसको स्टीम के टर्म में यूज़ कर रहे हो, स्टीम के रूप में यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको गैस के रूप में लिखोगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो रिएक्शन कंडीशन होती है ना, समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ये सब भी क्या होते हैं, और उसमें कैटलिस्ट भी होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफिल के रहने पे, है ना, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CH3OH, मेथिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसके लिए 340 एटमॉस्फेयर होना चाहिए प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है, ये तो था हमारा इक्वेशन, हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, टेम्परेचर प्रेशर को हम कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इक्वेशन या फिर रिएक्शन या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, हम वो भी लिखेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।